गुड फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज अब शुरुआत करेंगे पाकिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट से। ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसे बनाने में पाकिस्तान ने करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। चीन ने उसे सपना दिखाया था कि ग्वादर को पाकिस्तान का दुबई बनाया जाएगा, लेकिन जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ, यहाँ एक मक्खी तक नहीं बैठ रही है। साल 2024 में ग्वादर एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने में 240 मिलियन डॉलर खर्च किए गए थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बनाया गया हवाई अड्डा 4,300 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया गया है, जो इसे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाता है। आधिकारिक तारीख तौर पर इसे इस साल 20 जनवरी को खोला गया था, लेकिन उसके बाद से एयरपोर्ट बेकार पड़ा हुआ है, जबकि चीन ने सपना दिखाया था कि एयरपोर्ट पाकिस्तान की किस्मत का बंद दरवाज़ा खोल देगा। इस एयरपोर्ट की क्षमता हर साल करीब 4 लाख यात्रियों को संभालने की है, लेकिन अभी तक एक भी शेड्यूल फ्लाइट तय नहीं हुआ है। नया ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक का हिस्सा है, जो अरबों डॉलर का एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद चीन के सिंजियांग प्रांत को अरब सागर से जोड़ना है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने एक बड़ा डेवलपमेंट बताया है, लेकिन ग्वादर के लोगों का कहना है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है। ग्वादर में स्थिर बिजली आपूर्ति और स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने पाकिस्तानी चीन संबंधों के एयरपर्ट अजीम खालिद के हवाले से कहा है कि यह हवाई अड्डा पाकिस्तान या ग्वादर के लिए नहीं है, बल्कि ये चीन के लिए है, ताकि वे अपने नागरिकों को ग्वादर और बलूचिस्तान तक सुरक्षित पहुंच प्रदान कर सकें। हवाई अड्डे का निर्माण फिर भी किया गया है, जबकि बलूचिस्तान सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। बलूचिस्तान के आम लोग चीनी शोषण का विरोध करते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे पाकिस्तान आतंकवादी संगठन मानता है, वो लगातार चीनी निवेशों को निशाना बनाता है। लिहाजा पूरे ग्वादर को एक किले की तरह सुरक्षित बनाया गया है। जगह जगह पुलिस चौकियां हैं, लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहता है। चीनी श्रमिक जब भी सड़क पर निकलते हैं वाले होते हैं, सड़कों को बंद कर दिया जाता है। समाचार एजेंसी एपी ने ग्वादर के रहने वाले 76 साल के खुदा बख्श हासिम के हवाले से कहा है कि रास्तों पर चलते वक्त हमें अपनी पहचान जाहिर करने के लिए कहा जाता है। हम कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ 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 रहने वाले हैं, ये बतानी पड़ती है। खुदा बख्श ने कहा कि जब भी पूछने वालों को खुद की पहचान बतानी चाहिए कि वे कौन है। अधिकारियों का दावा है कि सीपीसी प्रोजेक्ट की वजह से 2000 नौकरियां पैदा की हैं, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नौकरी स्थानीय बलूच लोगों को मिली हैं या किन लोगों को मिली हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ग्वादर करने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन ग्वादर से हवाई संपर्क पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों का नहीं के बराबर है। यहाँ से कराची के लिए हफ्ते में सिर्फ 3 बार केवल एक वाणिज्यिक उड़ान ऑपरेट होती है। प्रांतीय राजधानी क्वेटा या इस्लामाबाद के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। बलूचिस्तान में पिछले कुछ सालों में उग्रवाद में खतरनाक स्तर पर इजाफा हुआ है। 2021 के बाद हमले बढ़ गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे समूह से ने कई हमले किए हैं। 2022 में पाकिस्तान तालिबान ने युद्ध विराम खत्म करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद देश में आतंकी हमले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बलूचिस्तान आवामी पार्टी के स्थानीय नेता अब्दुल गफूर होत ने आरोप लगाया है कि हवाई अड्डे पर काम करने के लिए किसी भी स्थानीय निवासी को काम पर नहीं रखा गया था। समाचार एजेंसी एपी ने उसके हवाले से कहा है कि ग्वादर के एक भी निवासी को हवाई अड्डे पर काम करने के लिए नहीं रखा गया, यहाँ तक कि चौकीदार के तौर पर भी नहीं। होत ने दिसंबर में ग्वादर में बेहतर रहने की स्थिति को मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया। स्थानीय लोगों ने ग्वादर को लेकर भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि दुबई का सपना दिखाकर चीन ने ग्वादर को एक जेल बना दिया है। ग्वादर के समुद्र में स्थानीय लोगों के जाने पर रोक है, वो समुद्री मछली नहीं पकड़ सकते हैं। आइए हम बात करें पाकिस्तान की धमकी के बारे में। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अफगान नागरिकों के मामलों में को खारिज कर दिया गया या समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के अनुसार तुर्की में स्थानीय मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, यदि किसी शरणार्थी को किसी अन्य देश ने उचित परीक्षा के बाद लेना है, लेकिन वो देश ऐसा करने से इनकार कर दे, तो मान ले वह शरणार्थी पाकिस्तान में एक अवैध अप्रवासी होगा और उसे उसके मूल देश वापस भेजने के लिए हमें मजबूर होना पड़ सकता है। पिछले काफ़ी समय से काबुल इस्लामाबाद के बीच स्थिति तनावपूर्ण चल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का यह कदम तनाव और बढ़ाएगा। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक कार्यकारी आदेश के अनुसार पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पारित कर अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम को तब के लिए निलंबित कर दिया था जब तक कि शरणार्थियों का अमेरिका में प्रवेश अमेरिका के हितों के अनुरूप नहीं होता। हालांकि अफगानिस्तान ने अभी तक इस्हाक डार के नवीनतम बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक अलग घटनाक्रम में पाकिस्तानी सरकार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, अफगान महिला न्याय आंदोलन की सदस्य जहरा मौसमी को वापस पाकिस्तान भेजने की योजना बना रही है। उन्हें वर्तमान में इस्लामाबाद में पाकिस्तानी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। अफगानिस्तान के अमूर टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकार संगठनों की बार बार चेतावनी के बावजूद
पाकिस्तान ने कई अफगान शरणार्थियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। उन्हें विभिन्न बहानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। अपने देश में युद्ध और संघर्ष से भागकर अफगानिस्तान के लोग दशकों से पाकिस्तान में शरण लेते रहे हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद लाखों अफगान उत्पीड़न के डर से पाकिस्तान चले गए। 2023 में प्रवासियों की स्थिति और ख़राब हो गई क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारी अपमानजनक रणनीति और सामूहिक निर्वासन में शामिल हो गए। आइए बात करें पाकिस्तान के F-16 के बारे में। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा चलाया है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान में अमेरिका समर्थित कार्यक्रम के लिए $39.7 करोड़ जारी किए हैं। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमानों के उपयोग की निगरानी करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके उनका उपयोग आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए किया जाए और पाकिस्तान इसे अपने प्रतिद्वंदी भारत के खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। साल 2019 में पाकिस्तान पर कश्मीर में हवाई झड़प के दौरान अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात करने के आरोप लगे थे। इस घटना ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए अमेरिका से दिए गए सैन्य उपयोग के समझौतों के संभावित उल्लंघन के बारे में वाशिंगटन में चिंताएं पैदा हो गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने 20 जनवरी को पद संभाले तुरंत बाद विदेशी सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया था, जिससे दुनिया भर में तमाम मानवीय सहायता कार्यक्रमों को लिए दिए जाने वाले धन को रोक दिया था। इससे केवल मध्य पूर्व के 2 देशों इसराइल और मिस्र को ही छूट जारी रही। अन्य सभी देशों को दी जाने वाली मदद को रोक दिया गया है। हालांकि वर्तमान और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों और सहायता संगठनों का कहना है कि कुछ मानवीय सहायता छूटों को मंजूरी दी गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 13 फरवरी तक स्वीकृत ऐसे 243 अतिरिक्त अपवादों की एक सूची हासिल की है, जिसके तहत $5.3 अरब की राशि जारी की गई थी। सूची में उन कार्यक्रमों की पहचान की गई जिन्हें वित्त पोषित किया जाएगा। जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है उनमें आधे से अधिक विदेश विभाग के अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स और कानून प्रवर्तन मामलों के ब्यूरो से चलाए जाते हैं। ट्रंप ने लंबे समय से विदेशी सहायता के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ट्रंप ने अमेरिकी विदेशी सहायता उद्योग को कई मामलों में अमेरिकी मूल्यों के विपरीत बताया है। अरबपति एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग डॉज ने अमेरिकी विदेश सहायता के लिए मुख्य वितरण तंत्र और विदेशों में प्रभाव जीतने के लिए अमेरिकी सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण उपकरण यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID को खत्म करने के प्रयास का नेतृत्व किया है। सूची के अनुसार सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों के विपरीत USAID कार्यक्रमों को $10 करोड़ से भी कम छूट मिली है। फ्रीज से पहले USAID को $40 अरब की फंडिंग की जाती रही है। सुरक्षा छूट में ताइवान में कार्यक्रमों के लिए $87 करोड़, फिलीपींस सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए $33.6 करोड़ और यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस और सीमा सुरक्षकों के लिए बॉडी आर्मर और बख्तरबंद वाहनों के लिए $2.15 करोड़ से अधिक शामिल है। ये बात करें शहबाज शरीफ की भारत के दुश्मन के घर की यात्रा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। वह एक ऐसे देश जा रहे हैं जो कश्मीर पाकिस्तान का समर्थन करता है। इस देश के राष्ट्रपति पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान आए थे। इस दौरान उन्होंने कश्मीर, रागबी, अलापाता और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी जिक्र किया था। यह एक ऐसा देश है जिसके पाकिस्तान के साथ इस्लाम के नाम पर मजबूत संबंध है। पाकिस्तान ने इस देश को सैन्य मदद भी की है, जिससे वो अपने पड़ोसी देश के खिलाफ आक्रामक और बर्बर हमले करता रहता है। शहबाज शरीफ जिस देश की यात्रा पर जा रहे हैं उसका नाम अजरबैजान है। अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच संबंधों का मूल आधार इस्लाम है। इसके अलावा दोनों देश किसी भी दूसरे क्षेत्र में एक दूसरे के बड़े सहयोगी नहीं हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी कट्टर इस्लामी नेता हैं। वहीं पाकिस्तान का जन्म ही इस्लाम के नाम पर हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की मजबूरी है कि इसका हर नेता इस्लाम की ही वकालत करता है। इस कारण पाकिस्तान और अजरबैजान गलत कार्यों को भी एक दूसरे के साथ देते रहते हैं। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के निमंत्रण पर 24-25 फरवरी को अजरबैजान की 2 दिवसीय यादगारी यात्रा पर जाएंगे। शनिवार को जारी बयान के अनुसार मार्च 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री शहबाज की यह दूसरी अजरबैजान यात्रा होगी। उनके साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, सेनेटर इशाक डार और कैबिनेट के अन्य प्रमुख सदस्यों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जो अजरबैजान के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने के लिए पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए आपसी हितों के क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और जलवायु क्षेत्रों में। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा सहयोग के कई क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ अपनी यात्रा के दौरान अजरबैजान की निर्यात और निवेश संवर्धन एजेंसी के सहयोग से आयोजित एक व्यापार मंच को भी संबोधित कर सकते हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अजरबैजान के एक राष्ट्रपति के साथ करबाग के मुख्य क्षेत्रों की विशेष यात्रा के हिस्से के रूप में फजूली करबाग भी जाएंगे। इससे पहले द न्यूज़ ने शीर्ष अधिकारियों के हवाले से बताया कि दोनों देश पाकिस्तान स्टेट ऑयल और स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ अजरबैजान रिपब्लिक के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में सिंगापुर में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी
स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। संघीय मंत्रिमंडल ने पहले ही इस कंपनी की स्थापना को मंजूरी देने वाले ईसीसी के निर्णय की पुष्टि कर दी है। यह एलएनजी और अन्य उत्पादों के व्यापार के लिए सिंगापुर में पीएसओ द्वारा स्थापित की जाने वाली पहली कंपनी होगी। पीओ से जल्द ही कंपनी के पंजीकरण के लिए सिंगापुर के किसी भी बैंक में $0.5 मिलियन जमा करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि विशेष रूप से फरवरी 2024 में पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ GF-17C ब्लॉक 3 लड़ाकू जेट की बिक्री के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी कीमत $1.6 बिलियन थी। जुलाई 2024 में अजरबैजान के राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं के क्षेत्र में द्विपक्षीय निवेश स्तर को $2 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। अजरबैजान कट्टर इस्लामी देश है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ उसके मजबूत संबंध हैं। इस कारण वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। भारत का विरोध। भारत ने हर मौके पर अजरबैजान को सुधरने की नसीहतें दी हैं। इसके बावजूद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का पाकिस्तानी प्रेम कम नहीं हो रहा है। अजरबैजान ने भारत के दोस्त देश आर्मेनिया पर पिछले कुछ वर्षों में कई बार हमले भी किए। ऐसे में भारत ने आर्मेनिया के हथियार देकर काफ़ी मदद की है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.